मेरे साथ सुमेश हैं। इन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और हाल ही में जो रिजल्ट आया है उसमें 647। मैं बहुत चूज़ी थी अपने टॉपिक्स के लिए, मतलब जिसमें से पेपर आना है सिर्फ वही पढ़ती है। मेरा भी मतलब सोने का टाइम फिक्स था, तो इस टाइम सोना है तो सोना ही है, फिर चाहे काम रहे कुछ रहे। मैं 8 घंटा सोती थी, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। कल मेरा एग्ज़ाम भी है, मेरे को नहीं भी आता है, कुछ भी हो जाए कि कैसी भी सिचुएशन हो, मैं सोऊंगी ज़रूर। पढ़ने के 2 घंटे कम कर सकती हूँ, लेकिन सोने के नहीं कर सकती। जब मेरा नीट की तैयारी भी कर रही थी तो कम से कम मैं 2-3 घंटे तो फिर भी खेलती थी, चाहे कोई कुछ ही कहे। में इवन मैं अभी कॉलेज में जाके भी स्पोर्ट्स ही खेलने वाली हूँ। पेपर में तो होएंगे, पास हो जाएंगे। एफएमसी वाले ध्यान दे लें जी, एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन आपके पास में हरियाणा से हम भेज रहे हैं। इनका जैसा कि मानना है कि इनका एडमिशन एफएमसी में हो भी जाएगा रैंकिंग के हिसाब से। तो एक हरियाणा की तरफ से डॉक्टर के साथ साथ एक स्पोर्ट पर्सन भी आपके यहाँ आ रही थी। आपकी जो अचीवमेंट है, पापा का रोल ज़्यादा कि माँ का रोल ज़्यादा? मम्मी, ईमानदारी मम्मी का। पापा थोड़े मतलब जैसे सीएम फ्लाइंग में थे, तो ये हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेने का सोचते थे। मतलब कोई भी बात हो उसका रीज़न होना चाहिए, मतलब विदाउट रीज़न इन्वेस्टिगेटिव। हाँ, हर बात में मतलब ऐसे ही इसका रीज़न ये है, इसका ये है और उसका वो है। पूरा प्रैक्टिकल सिचुएशन बना के उसके पर्टिकुलर वो निकालते थे कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कभी कभी मुझे इस चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मम्मी उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती थी। और मम्मी का मम्मी कितना पढ़ी है आपकी? मेरी मम्मी ने 10th की हुई है। देखो जी, मम्मी को श्रेय दे रही है सुमेश उनकी सफलता के लिए, फादर को दे रही है, माँ को ज़्यादा दे रही है। बावजूद इसके कि वो 10वीं तक पढ़ी है, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया वो भी जान लेते हैं। किस तरह से मम्मी ने हेल्प किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने आपके लिए की जिसको आपको लगता है कि हाँ उनको क्रेडिट जाना चाहिए? इसके अलावा मम्मी ने हमारे लिए व्हीकल चलाना सीखा उस टाइम पे, कोचिंग के टाइम पे। मतलब 35 की एज में मम्मी ने बाइक, स्कूटी, कार सब सीखा हमारे लिए, ताकि हमें कोचिंग में लेट ना हो। अब जब कोचिंग इंस्टीट्यूट देख के आ चुकी हूँ तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सेल्फ स्टडी, चाहे आप कोचिंग में भी जा रहे हो, लेकिन सबसे मेन पार्ट सेल्फ स्टडी का रहेगा। कोचिंग वाले आपको एक ईजी ट्रैक प्रोवाइड कर सकते हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, ये कराना, वो कराना, लेकिन करना तो खुद को ही पड़ता है। तो कोचिंग का मेरे हिसाब से 10% आप मान सकते हो कि रहता है, बट बाकी 90% पेरेंट्स का और स्टूडेंट का खुद का रहता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेरी नॉलेज में मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे स्टूडियो में 2 खास लोग हैं। एक बेटी है मेरे साथ और उनके पिता भी हैं। बेटी ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, वो ये की है कि नीट के एग्ज़ाम में इन्होंने 647 अंक लेकर बहुत बेहतरीन पोजीशन हासिल की है, जो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा देती है, मिसाल देती है। जो बच्चे आने वाले दिनों में नीट के एग्ज़ाम देंगे, नीट की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और आखिर तक आप देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको वो जानकारी मिलेंगी जिससे आपका कैरियर बन सकता है। मेरे साथ सुमेश हैं। इन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और हाल ही में जो रिजल्ट आया है उसमें 647 और जनरल का जो रैंक है 2050 इनका रैंक है ऑल इंडिया में जनरल कैटेगरी में। सबसे पहले तो आपको बधाई हमारी तरफ से, एक मत क्वेश्चन से। थैंक यू सर। कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? हर कोई ये जानना चाहता है कि जो नीट में बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो बच्चे जो इस तरह की स्कोरिंग लेते हैं अबव 600, 647, आप जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता है कि ये बहुत बड़ा स्कोर होता है, बहुत बड़ा टारगेट होता है, बहुत कम बच्चे ले पाते हैं। जब ये बता रही हैं कि ऑल इंडिया में जब इतनी रैंक है तो आप समझ सकते हैं जनरल कैटेगरी में कितनी मेहनत करनी होगी। आवर्स कितने लगते थे? डेली की जो पढ़ाई होती थी कितने घंटे की? सबसे पहला बेसिकली आई बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं ज़्यादा घंटे पढ़ाई नहीं करती थी, बट जितनी देर पढ़ाई करती थी वो फुल कंसंट्रेशन के साथ करती थी। मतलब जब मेरा मन होता था तभी पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि बस पढ़े जा रहे हैं, कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा है। बहुत बार दिमाग डिवास्टिंग सिचुएशन में होता है, कुछ ग्रैप नहीं कर पाता है। उसके अलावा मैं प्रेफर करती थी कि अगर ऐसा हो रहा है मेरे साथ तो थोड़ी देर मम्मी से बात कर ली, अपना माइंड फ्रेश कर मतलब कभी ये टेंशन नहीं रही कि ये मेरा घंटा वेस्ट हो गया, तो वो तो घंटे निकल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ मैं लूज़ कर रही हूँ? घंटे गिन गिन के पढ़ाई मैंने नहीं की थी। मैं वही बताना चाह रही हूँ कि क्वालिटी वाली पढ़ाई ज़्यादा मैटर करती है। तो मुझे मतलब मैं बहुत चूज़ी थी अपने टॉपिक्स के लिए, मतलब जिसमें से पेपर आना है सिर्फ वही पढ़ती थी। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब बहुत नॉलेजेबल हमारे टीचर्स थे जिन्होंने बिल्कुल गाइडेंस बहुत अच्छी थी, उन्होंने
अलग से स्पेसिफाई कर दिया था कि ये आना है, ये नहीं आना। तो जो नहीं आना मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी। इवन जो डिफ़िकल्ट पार्ट था उस पर भी बहुत कम ध्यान दिया था, क्योंकि डिफ़िकल्ट पार्ट से क्वेश्चन 1-2 ही आना था। तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा था कि हम ईजी पार्ट पे फोकस करें एंड सिली मिस्टेक को अवॉइड करें। अब जो टारगेट रहेगा वो कौन से कॉलेज का रखा हुआ है, कहाँ पे एडमिशन लेना चाहती हैं और आपको लगता है कि हाँ वहाँ पर हो जाएगा? मैं अपना एडमिशन AFMC पुणे लेना चाहती हूँ। बाय गॉड इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मेरे साथ धर्मवीर सिंह हैं, इनके फादर हैं, और धर्मवीर इस वक्त हरियाणा पुलिस में है, CM फ्लाइंग में है। तो शायद इनका जज्बा हो सकता है, मेरा ऐसा अनुमान है कि FMC जो चूज़ कर रहे हैं, आप फोर्स में जाना चाहते हैं। यस, बेसिकली स्टार्टिंग से बचपन से एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ मैंने जी है। जैसे पापा हैं, पापा CM फ्लाइंग में है, तो उनका बहुत डिसिप्लिन एंड डेकोरम होता है। उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे काम करना है तो करना ही है। वही चीज़ पापा की मेरे अंदर रिफ्लेक्ट हुई है। मेरा भी मतलब सोने का टाइम फिक्स था, तो इस टाइम सोना है तो सोना ही है, फिर चाहे काम रहे कुछ भी हो, सोना है तो सोना है। अच्छा, इसमें भी एक बात आती है निकल के, सोना है मतलब ये है कि ऐसा होता है कि नींद बहुत ज़रूरी है, मतलब एक पर्टिकुलर आवर्स के लिए आपको सोना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे रातों रात पढ़ते रहते हैं। मैं 8 घंटा सोती थी, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कल मेरा एग्ज़ाम भी है, मेरे को नहीं भी आता है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं सोऊंगी ज़रूर। पढ़ने के 2 घंटे कम कर सकती हूँ, लेकिन सोने के नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं सोऊंगी नहीं, अगर सो के 1 घंटे में ही मैं जल्दी चीज़ें ग्रैब कर सकती हूँ। मैं जल्दी सोने का ज़्यादा प्रेफर करती थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि सुबह उठ के जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, 6 घंटे का काम 3 आवर्स में कर सकते हैं आप। मतलब मैं टाइम मैनेज करके चलती थी, ऐसा नहीं था कि नींद ही मतलब सो ही नहीं रहे, पूरी रात जागे ही जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। इनके फादर को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, और बेशक ये पुलिस में है, ड्यूटी भी ऐसी होती है 24 आवर, आपको मालूम है, और बावजूद उसके इनका कंसंट्रेशन भी बहुत था। इनको मालूम था कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, कहाँ से कोचिंग लेनी है, किस सब्जेक्ट का क्या वैल्यू है, और मैं खुद हैरान होता था इनसे जब मेरी बात होती थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो अचीवमेंट है, पापा का रोल ज़्यादा कि माँ का रोल ज़्यादा? मम्मी, ईमानदारी से। मम्मी का। क्या वजह, किस तरह से है, मतलब वजह भी नहीं, किस तरह से रोल ज़्यादा रहा? पापा थोड़े मतलब जैसे CM फ्लाइंग में थे, तो ये हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेने का सोचते थे। मतलब कोई भी बात हो उसका रीज़न होना चाहिए, मतलब विदाउट रीज़न इन्वेस्टिगेटिव। हाँ, हर बात में मतलब ऐसे ही, इसका रीज़न ये है, इसका ये है और उसका वो है, पूरा प्रैक्टिकल सिचुएशन बना के उसके पर्टिकुलर वो निकालते थे कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कभी कभी मुझे इस चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मम्मी उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती थी। और मम्मी का मम्मी कितना पढ़ी हैं आपकी? मेरी मम्मी ने 10th की हुई है। देखो जी, मम्मी को श्रेय दे रही है सुमेश उनकी सफलता के लिए, फादर को भी दे रही है इंस्टेंट, वो माँ को ज़्यादा दे रही है। बावजूद इसके कि वो 10वीं तक पढ़ी हैं, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया वो भी जान लेते हैं। किस तरह से मम्मी ने हेल्प किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने आपके लिए की जिसको आपको लगता है कि हाँ उनको क्रेडिट जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्टिव थी। मतलब उन्होंने मतलब कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि कुछ हो रहा है या कुछ भी, मतलब डिप्रेशन जैसा कुछ भी फील नहीं होने दिया। और मम्मी से पहले वो मेरी फ्रेंड थी, कोई भी बात होती थी मैं घर पे आके सबसे पहले मम्मी को बताती थी, और वो कभी भी मुझे जज नहीं करती थी कि मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ। वो मतलब मुझे एडवाइस देती थी, लेकिन कोई ऐसे थोपती नहीं थी कि मेरी सोच ऐसी है, मेरे ज़माने में ऐसा होता था तो तुम भी ऐसे ही बनो। हमेशा उन्होंने मतलब हर चीज़ में सही एडवाइस दी है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, कभी डिप्रेस नहीं आने दिया। इवन पापा भी कभी कुछ कह देते थे तो मम्मी साइड ले लेती थी, तो चल जाता था काम। उसके अलावा मम्मी ने बहुत ज़्यादा, जैसे हाउस वाइफ थी मम्मी, और इसके अलावा मम्मी ने हमारे लिए व्हीकल चलाना सीखा उस टाइम पे, कोचिंग के टाइम पे। मतलब 35 की एज में मम्मी ने बाइक, स्कूटी, कार सब सीखा हमारे लिए, ताकि हमें कोचिंग में लेट ना हो। मम्मी ही मेरे को कोचिंग तक छोड़ के देखो जी, ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। जिसने 35 साल की उम्र तक साइकिल चलानी नहीं सीखी हो या स्कूटी के बारे में नहीं जानती हो, उसने स्कूटी, गाड़ी बच्चे के लिए सीखी कि ये लेट ना हो, इनको ट्यूशन सेंटर लेके जाना है, कोचिंग पे लेके जाना है, स्कूल में जहाँ भी ड्रॉप करना लेना है, वो चीज़ भी खुद सीखी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कितने दिन में सीख ली मम्मी ने? मेरे से तो जल्दी सीख ली थी, 5-6 दिनों में स्कूटी सीख ली थी, और शायद 1-2 बारी में ही बाइक सीख लिया था। मतलब उसके बाद तो प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन सीख बहुत जल्दी गए थे। मतलब वो इसलिए सीखा कि उनकी बेटी टाइम से जाए, टाइम से आए और साथ जाए, लेट ना हो, कभी क्लास वगैरह मिस ना हो, क्योंकि पापा मोस्टली बाहर ही रहते थे, तो मम्मी को ही सब कुछ संभालना पड़ता था। इसके अलावा मेरे पापा
मतलब सुबह 3 बजे उठ जाते थे। मतलब अगर मैं उठती थी 3 बजे तो पापा मेरे से 2:30 बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए, मेरे लिए गर्म पानी करना है और मेरे को उठाना, मेरे लिए चाय बनाना, ये सारा काम पापा करते थे। उसके बाद पापा मम्मी को उठाते थे और बाद वाला सारा काम मम्मी करती थी। उसके अलावा फिर मम्मी ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करती थी और मतलब मम्मी हर चीज़ को इतना ऑर्गेनाइज्ड रखती थी। इवन घर की क्लॉक को भी 20 मिनट पीछे सेट किया हुआ था ताकि मैं लेट ना हो जाऊं क्लास के लिए। एक मतलब इसका और निकलता है बातचीत का कि जब कोई बच्चा इस तरह के अचीवमेंट हासिल करता है तो उसके पीछे पूरे परिवार के एफर्ट्स होते हैं। कोई सोचे कि अकेला बच्चा स्कूल जाए, पढ़ के आ जाए, नहीं, सभी को एफर्ट्स करने होते हैं, अपना अपना पार्ट करना होता है आधा। और आप देख सकते हैं कि जैसे बताया सुमेश ने कि उनकी मदर ने स्कूटी सीखी, कार सीखी, इसके बावजूद कि वो 10वीं क्लास तक पढ़ी थी, उनको मालूम था कि ये टफ़ कंपटीशन है और इसमें साथ देना होगा। उनको टॉपिक्स के बारे में पता होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हैं वो कैसे होती होंगी, इस तरह से कोई हेल्प मिलती थी? उन्हें पहले टॉपिक्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब हम +1 +2 में हुए तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी जानने में कि किस सब्जेक्ट में क्या होता है, किस में क्या होता है। वो पूरा मतलब इंटरेस्ट लेती थी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें शायद आगे पढ़ाया होता तो मुझसे अच्छा कर जाती मम्मी, लेकिन वही बात थी कि आगे उस टाइम पे नहीं पढ़ाते थे तो मम्मी कई बार वो किंग नहीं बनते, किंग मेकर बन जाते हैं। तो इसी तरह से वो डॉक्टर नहीं बनी लेकिन डॉक्टर बना दिया, उसने बेटी को डॉक्टर बना दिया, वो सैल्यूट है उनको। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये सब्जेक्ट 3 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की नीट के क्वालिफायर के लिए, तीनों में से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। फिजिक्स था। केमिस्ट्री, बायो? केमिस्ट्री मुझे क्रैमिंग पोर्शन बिल्कुल भी नहीं पसंद था, मतलब जो रटना पड़ता था, इनऑर्गेनिक पार्ट। फिजिकल केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती थी और ऑर्गेनिक भी बहुत सही लगती थी। और बायोलॉजी के अंदर मेरे को बॉटनी पसंद था ज़्यादा, ज़ूलॉजी ठीक लगता था बट बॉटनी मोर। स्कूल से कितनी हेल्प मिली? आजकल लोग कोचिंग्स के लिए भी काफ़ी जाते हैं। मैं किसी कोचिंग सेंटर का मैं नाम ले रहा जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऑन द होल जो है स्कूलिंग के अलावा क्या कोचिंग वाकई ज़रूरी होती हैं? हर टॉपिक पे वाकई फोकस करने के लिए हमें कोचिंग सेंटर पे जाना चाहिए, या कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहें या वैसे रूटीन में वो खुद भी कर सकते हैं एनसीईआरटी से? पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैं अब जब कोचिंग इंस्टीट्यूट देख के आ चुकी हूँ तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सेल्फ स्टडी, चाहे आप कोचिंग में भी जा रहे हो, लेकिन सबसे मेन पार्ट सेल्फ स्टडी का रहेगा। कोचिंग वाले आपको एक इजी ट्रैक प्रोवाइड कर सकते हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, ये कराना, वो कराना, लेकिन करना तो खुद को ही पड़ता है। तो कोचिंग का मेरे हिसाब से 10% आप मान सकते हो कि रहता है, बट बाकी 90% पेरेंट्स का और स्टूडेंट का खुद का रहता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेरी नॉलेज में मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। इवन हमारी कोचिंग में भी सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता था एज़ कम्पेयर टू द क्लास टाइमिंग्स। हमारा पर्टिकुलर 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी वो रखते थे हर रोज़ का, डेली 2 से लेके रात को 10 बजे तक का उनका सेल्फ स्टडी हमें टाइम दिया जाता था। एग्ज़ाम से पहले ऐसे कभी होता था कि क्या होगा, कहीं रह ना जाऊँ, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी आता था? कभी कभी पहले तो नहीं आया था, बट जब से कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और वो बार बार पोस्टपोनमेंट, नॉन पोस्टपोनमेंट बहुत वो हो गया था, तो उसमें मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी डांस सीख रही थी उस टाइम पे, और मम्मी रोज़ अलग अलग डांस करके दिखाती थी, अलग अलग खाना बना के खिलाती थी। मतलब बहुत लाइट माहौल रखा घर के अंदर ताकि मेरे को बुरा ना लगे और मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊँ। तो मम्मी बच्चा बन गई थी मेरे को आगे भेजने के लिए। मतलब लगा ही नहीं कि मेरे से बड़े हैं, क्या है। मतलब जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती थी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे, मैं उनके साथ सब बातें शेयर करती थी, मजाक कर लिया करती, खेल लिया करती थी। बट वही सारे काम मम्मी ने सब कुछ साइड करके बस मुझ पे फोकस किया हुआ था कि मेरे को कभी ऐसा फील ही ना हो कि मैं घर में बंद हूँ। जेल जैसा जो फीलिंग थी वो आई ही नहीं। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि खेलते खेलते, हंसते हंसते पढ़ाई भी कर ली और अब उस लाइन पे आके जहाँ पे डॉक्टर बन के निकलते हैं? जी बिल्कुल, वही मैं समझाना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बाकी पापा का जो था ही, पापा थोड़े स्ट्रिक्ट तो नहीं कह सकते बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। अभी कुछ ठीक भी हुए हैं, लेकिन उनका ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो मतलब हर रोज़ डेली मेरा एक एग्ज़ाम लेते थे। पापा बहुत थके हुए आते थे, बल्कि मतलब जॉब से आते थे, बहुत टायरिंग जॉब होती है। उसके अलावा पापा जब भी आते थे तो रोज़ मेरा एग्ज़ाम लेते थे, खुद ही उस एग्ज़ाम को चेक करते थे। पापा भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 12th मतलब की हुई है और BA की हुई है, बट मतलब साइंस फील्ड से नहीं थे पापा, लेकिन उन्हें सब्जेक्ट नॉलेज बहुत हो गया था। मतलब वो हर जगह से अपडेटेड रहते थे। आपके पापा के बारे में
में कई पुलिस वाले औरों से भी मैंने सुना है कि उनके बच्चों को वो गाइड करते हैं कि ठीक है आपको ये पढ़ाई करनी है तो ये कर लीजिए। हाँ, पापा हर चीज़, हर फील्ड में, नॉट इवन द मेडिकल फील्ड, नॉन मेडिकल और बाकी सब फील्ड में बहुत अपडेटेड रहते थे। और मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने पापा की गाइडेंस लेके वो आगे सक्सीड हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी, एक प्राउड मोमेंट होता था। ये कब ख्याल आया था कि मुझे डॉक्टर बनना है? कई बच्चे इंजीनियर बनते हैं, कोई कॉमर्स को देखता है, कोई अकाउंटेंसी में जाता है, कोई कुछ जाता है, तो आपको ये कब आया था कि नहीं डॉक्टर बनना चाहिए, वो अच्छा फील्ड है, या क्या सोच के आया था, कब आया था? फील्ड तो सारे ही अच्छे होते हैं, बट एक जो मेरे मम्मी जो थी, मेरे को सबसे बड़ी बात ये लगती है कि उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि लोगों की हेल्प करके मतलब बहुत खुशी मिलती है। पर्सनली मैं खुद अपना कैरियर स्पोर्ट्स में पर्सन बनाना चाहती थी। 8th क्लास में मैं हॉकी खेलती थी और 6 to 7 आवर्स मैं हॉकी को देती थी स्कूलिंग के अलावा, मतलब। और उसके बाद इवन मैं अपने स्कूल की बेस्ट एथलीट थी। नेशनल लेवल पे भी मेरा गोल्ड था, 800 मीटर में उज्जैन में हुआ था ये। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, लेकिन फिर मम्मी चाहती थी कि मैं मतलब एक पहले कुछ खड़ी हो जाऊं पैरों पे, स्पोर्ट्स में तो मैं आगे भी जा सकती हूँ। तो लेकिन मैं स्पोर्ट्स फिर भी खेलती थी। मैं इवन जब मेरा नीट की तैयारी भी कर रही थी तो कम से कम मैं 2-3 घंटे तो फिर भी खेलती थी, चाहे कोई कुछ ही कहे। मतलब वो जो एक कहावत होती है ना कि वो पहले लोग कहते पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ऐसा नहीं है। खेल कूद भी खूब किया और पढ़ाई भी खूब की। जो अपना दिमाग होता है, मान लो हम 2 घंटे खेल के आए हैं तो वो एक स्पंज की तरह काम करता है। वो बहुत ईजिली 3 घंटे के काम को वो मेरे को आधे घंटे 1 घंटे में लर्न हो जाता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि खेल की वजह से मेरे कोई पढ़ाई ख़राब हो रही है, बल्कि मुझे जल्दी याद रहता था और बहुत लंबे टाइम तक याद रहता था। बीमार नहीं हुई कभी भी बीच में, तो इस चीज़ का भी बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है स्पोर्ट्स में, इवन मैं अभी कॉलेज में जाके भी स्पोर्ट्स ही खेलने वाली हूँ। पेपर में तो होएंगे, पास हो जाएंगे। एफएमसी वाले ध्यान दे लें जी, एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन आपके पास में हरियाणा से हम भेज रहे हैं। इनका जैसा कि मानना है कि इनका एडमिशन एफएमसी में हो भी जाएगा रैंकिंग के हिसाब से, तो एक हरियाणा की तरफ से डॉक्टर के साथ साथ एक स्पोर्ट पर्सन भी आपके यहाँ आ रही हैं। इस अचीवमेंट के लिए कल सुमेश का हिसार में बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर स्वागत भी किया गया और इनको फूल मालाओं से और तमाम तरीके से जो है इनको शुभकामनाएं दी गई हैं। पूरे हिसार में इनको घुमाया भी गया है ताकि दूसरे लोग भी प्रेरणा लें और ये समझें कि भाई इस तरह से तरक्की के रास्ते खुलते, पढ़ाई के करें और सफलता को हासिल करें। धर्मेश जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी मेहनत आज आपको लग रहा है कि रंग लाई है जो आप लगे रहते थे? बिल्कुल लग रहा है जी, बहुत खुशी है मेरी है। मैं तो कहता हूँ कि इनकी मम्मी की मेहनत रंग ले आई है। नहीं, आप भी ले लो मम्मी का नाम, क्योंकि उसने ले लिया है और आपको भी ठीक ठाक से रोटियां घर में गरम गरम मिला करेंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इनकी मम्मी का जो डिसिप्लिन से बहुत अच्छा था और उसने बहुत गरीबी देखी हुई है कि आप मानो कि इतना पिछड़ा हुआ गांव से है कि बहुत ही गरीबी देखी है उसने। इतनी गरीबी आप सोच भी नहीं पाएंगे। इतनी गरीब देखने के बाद भी को डॉक्टरी लाइन में जा सकता है कि लोग डराते थे ये तो बहुत महंगा खेल है, ये गरीब आदमी के बस की बात नहीं है, सिपाही पुलिस वाला का तो डॉक्टर का काम ही नहीं है। तो बड़े लोग डिमोटिलाइज मुझे भी करते थे, बोले तू पागल है। ये सही है कि अक्सर होता यही है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते दिखाई देते हैं, जज के बच्चे कई बार जज लगते हैं, वकील बनते हैं। तो ये पुलिस के बच्चे भी डॉक्टर बन सकते हैं, बनते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ये नई बात नहीं, बनते भी हैं। लेकिन उसके लिए एक पूरी प्रेरणा चाहिए, आपको फोर्स तो अंदर से निकालनी होगी कि ठीक है बच्चों को पढ़ाना है और उनको आगे तक लेके जाना है। तो उसकी मम्मी ने कहा मैं ये चीज़ सिद्ध करके दिखाऊंगी कि पुलिस वाले के बच्चे भी डॉक्टर कैसे बनते हैं, और ये व्यक्ति नहीं दूसरी व्यक्ति भी अगले साल डॉक्टर बन जाएगी। इस वक्त ना मैं बता दूं बीच में हिसार में पुलिस लाइन में रह रहे हैं और पुलिस लाइन वाले भी अब इनसे पूछ रहे हैं आके, धर्मेश जी फार्मूला हमें भी दे दो, बच्चों को पढ़ाना है। हाँ जी बिल्कुल, लोग आते हैं पूछने के लिए भी हम बच्चे से क्या कराएं। तो मैं यही देखता हूँ, बच्चे का मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ, उनसे 10-20 क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं उनको फिर देख लेता हूँ, मैं जज कर लेता हूँ कि ये बच्चा मेडिकल लाइन का है या नहीं है। अगर कोई मेडिकल लाइन का नहीं है तो मैं उसको रेफर करता हूँ कलेक्ट कॉमन लाइन टेस्ट की तरफ जाइए, आप वहाँ अच्छा कर पाओगे। जो बच्चा बात को बना देता है, घुमा देता है, उसको मैं वकील बनाना चाहता हूँ। तो बहुत से बच्चे पुलिस लाइन में ऐसे हैं जो ज़्यादा घुमाते हैं, तो उनको मैं कहता हूँ भैया आप मेडिकल लाइन के नहीं हो, फिट नहीं हो मेडिकल में। और ये होया भी है, बहुत से बात मान के उन्हें मेडिकल दवाई उन्हें फाइल हुए और फिर बाद में वकील की तरफ गए। ये एक सही बात निकल के आ रही है कि जब बच्चा अपना कैरियर चूज़ करता है तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन ये रहता है कि वो ये डिसाइड करे क्या वाकई वो इस कैरियर में जाने के
योग्य है या उस पाथ पे जाने की उसमें काबिलियत हैं, चीज़ें हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। या खुद से जान ले या उसके पेरेंट्स जान ले या फिर कहीं भी काउंसलिंग के थ्रू बच्चे को जान लेना चाहिए कि उसकी बेहतरी किस फील्ड में है। और जब ये चीज़ें जान लेता है तो उसके लिए फिर रास्ते मुश्किल नहीं होते और गोल भी अचीव हो जाते हैं। आप अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखें। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं। और ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें और अपने कमेंट ज़रूर दें, ताकि अगली बार जब भी कोई नया वीडियो आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।